डाउट है तो आप बताओ। कोई डाउट नहीं होगा तो फिर अपन को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना था। अदरवाइज वी कैन डिस्कस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। है ना? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे नहीं तो अपन पार्ट 1 का सेक्शन है का E6। ठीक है, तो पार्ट 1 का सेक्शन है का E6 देख लेते हैं कि क्या है। E6 भी है, B5 भी है। और किसी का कोई डाउट है? और किसी का कोई डाउट है? A6 एंड B6 बस। ठीक है, एक मिनट चेक करता हूं। Gaseous state। तो डाउट्स ना, एक मिनट। A6 एंड B6, B1 पहले A6 डिस्कस कर लेते हैं। रियल गैसेस, सॉरी, रियल गैस का शीट अलग है, आइडियल गैस का शीट अलग है। एक मिनट। Gaseous state। ये पार्ट 1 का पूछा ना आपने, पार्ट 1 का है ना, सेक्शन है। ठीक है, मैं बता रहा हूं। पहले B6 कर लेते हैं। B6 क्या है? A mixture of nitrogen and water is admitted to the flask। B6 कर रहा हूं पहले मैंने। तो अपने पास नाइट्रोजन है और वाटर है, दैट इज N2 गैस एंड H2O is water vapors, है ना? इसके वेपर्स आर एडमिटेड टू द फ्लास्क कंटेनिंग अ सॉलिड ड्राइंग एजेंट। वो कह रहा है कि इसमें ना थोड़ा सा एक सॉलिड ड्राइंग एजेंट है, सॉलिड ड्राइंग एजेंट। तो ड्राई किससे करना पड़ेगा? वाटर से, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइंग एजेंट है। अब ये कह रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन द प्रेशर ऑफ द फ्लास्क इज 760। मतलब इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन, तो ड्राइंग एजेंट के इससे एड्सॉर्ब करने के पहले द वेपर प्रेशर, द प्रेशर इज इक्वल टू 760, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, है ना? फिर वो कह रहे हैं कि आफ्टर सम आवर्स के बाद क्या हुआ होगा? इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा इसको आफ्टर सम आवर्स, है ना? तो अपन कहेंगे प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2O will be equal to 760 and pressure of N2 will be equal to 745। क्योंकि आफ्टर सम आवर नाइट्रोजन तो एड्सॉर्ब होगा नहीं ड्राइंग एजेंट में, एड्सॉर्ब कौन होगा? इट विल बी वाटर। कैलकुलेट द कंपोजिशन इन द मोल परसेंट इन द ओरिजिनल मिक्सचर। ठीक है, तो अपन कहेंगे भाई
इसमें ना अपन क्या ले लेते हैं, मोल कंपोजिशन बोला ना उसने, तो प्रेशर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, pressure of N2 plus pressure of H2. So no, that will be equal to pressure of N2 is divided by total pressure will be equal to 745 divided by 760. Pressure fraction is equal to mole fraction. ये अपन ने पढ़ा हुआ है इसमें इन डाल्टन्स लॉ। तो अपन को ये पता चल गया कि अगर प्रेशर का फ्रैक्शन मुझे पता है तो मोल फ्रैक्शन मुझे पता है। Then what we say मोल परसेंट कंपोजिशन, ठीक है, मोल परसेंट बताना है तो लो भाई इसका इतना परसेंट, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो N2 का परसेंटेज आ गया 100 से माइनस करके, बाकी दूसरे का परसेंटेज बता देना वाटर का, राइट। ये तो आपका ए पार्ट था। अभी बी पार्ट की बात करते हैं। If the experiment is done at 20 degrees centigrade and the drying agent increases in weight by 0.15, ठीक है, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर ले लेता हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड and the drying agent increases the weight by 0.15, मतलब जो ड्राइंग एजेंट था ना वो वाटर को एब्जॉर्ब करके कितना ग्राम बढ़ जाता था, उसका मास 0.15, मतलब मुझे वेट ऑफ वाटर गिवन है 0.15। वो कह रहा है कि द ड्राइंग एजेंट इंक्रीजेस ऑन द वेट, हाउ मच, 0.15 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, अपन से वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो अगर मुझे वेट पता है तो मुझे ये तो बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि अपन को पता है अगर इसका वॉल्यूम चाहिए तो P V इक्वल टू nRT लगा सकता हूं मैं। अब देखो मुझे क्या है ना, वाटर का प्रेशर पता है, वॉल्यूम तो दोनों का एक ही होगा, चाहे कितने भी गैसेस एक ही वेसल में रखो आप वॉल्यूम वही रहेगा। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसी भी गैस के बारे में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मुझे पता है, क्यों, उसका वेट पता है मुझे। टेम्परेचर आपने दे रखा है, टेम्परेचर वही रहेगा चाहे कितने भी गैसेस रखो वेसल में। तो इसका प्रेशर कितना है 745 डिवाइड बाय 760 कर लूंगा, व्हाई इट इज सो, मैंने इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लिया सो दैट आर का वैल्यू में एटमॉस्फेयर में यूज कर सके। वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं मेरे पास, कितना वेट इसका गिवन है मुझे 0.15 डिवाइडेड बाय 18, इसका मोल्स हो जाएगा, आर हो गया 1/12 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना होगा 20 डिग्री, तो 293। ये लो भाई अपने पास वॉल्यूम आ गया। मैंने आपको बता रखा है आप कितने भी गैसेस रखो वेसल में, सभी गैसेस के लिए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल रिमेन सेम। तो मुझे इंडिविजुअल गैस का सिर्फ प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो मैं वॉल्यूम बता दूंगा अगर टेम्परेचर दोगे, और अगर टेम्परेचर बता दूंगा अगर वॉल्यूम दोगे तो वी आर एबल टू टेल है। दूसरा देखते हैं, A6 की बात करते हैं। A6 आपने क्या कहा, मैं इसको हटा देता हूं, आई थिंक एवरीबॉडी गॉट इट है क्या किया करना है, ठीक है। An open vessel of at 27 degrees centigrade is heated until 3/5 of the air is expelled. Assuming that the volume of the vessel remain constant, find out the temperature at which the gas is heated. ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास, ये तो लॉ फॉर ओपन सिस्टम हो गया, एस्केप करने की बात कर रहे हैं, तो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। मेरे पास इनिशियली N1 था और टेम्परेचर कितना था मेरे पास 27 300 केल्विन। वो कह रहे हैं कि अगर मैं इसका 3/5 एस्केप करवा दूं तो बचा कितना होगा 1 - 3/5 ऑफ, है ना, 1 - 3/5 ये ऑफ N1 बचा होगा। भाई अगर हमारे पास N1 था और इसका 3/5 एस्केप कर गया तो माइनस हो जाएगा 3/5 ऑफ N1, तो बचा कितना अपने पास, यही तो बचा अपने पास, यही अपना N2 है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया। मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर T2 पूछा है उसने, तो N1 को कैंसिल करते हैं और T2 बता देते हैं भाई, ये 5 - 3 हो गया 2/3, so we get T2 is equal to, that is 300 into 5 divided by 2, we got the answer, ठीक है ना। ये 5 - 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 होगा तो 2/3 बचेगा, तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, we'll get the answer।
फिर अपने पास गिवन होगा दैट इज, तो ये केल्विन में आएगा, जो भी पूछेंगे अपन बता देंगे। फाइंड आउट द टेम्परेचर, क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, तो मे भी पॉसिबल वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी पूछ सकते हैं। तो जो आंसर आएगा उससे 273 माइनस कर लेना। बी वाला पार्ट, ये तो अपना ए वाला पार्ट हो गया, दिस इज पार्ट ए। चलो बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में मुझे गिवन है वॉल्यूम ऑफ द एयर स्किप्ड आउट इफ if it is heated to 900 Kelvin, ठीक है। तो अगेन N1 T1 is equal to N2 T2, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम और मोल्स हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ओपन सिस्टम में। नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ओपन सिस्टम में, तो अपन को टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स से ही डील करना होता है। तो अपन क्या करेंगे, वो कह रहा है कि भाई वॉल्यूम ऑफ एयर स्किप्ड आउट इफ दिस, ठीक। तो इनिशियली मान लो 1 लीटर था, टेम्परेचर 300 केल्विन था, तो कितना स्केप हो जाएगा अगर मान लो N2 लिखें, पर कितने लीटर बचेगा अगर अपन इसको T2 टेम्परेचर 900 कर लेते हैं। तो we'll say that initially N2 will be equal to, that is बचेगा अपने पास 300 divided by 900, that is 1/3. Therefore escape out, escape here will be equal to 1 minus 1/3, that is 2/3 बच गया, ये बच गया। सी वाले पार्ट की बात करते हैं। सी वाले पार्ट में गिवन है द टेम्परेचर एट विच द हाफ ऑफ द एयर एस्केप्स आउट, ठीक है। हाफ मतलब जितना था उसका आधा बच गया, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अपन को, अगेन N1 T1 into T2 लॉ फॉर ओपन सिस्टम। तो हाफ मतलब पहले 1 था और टेम्परेचर 300 था, तो बताओ कितना टेम्परेचर होगा कि ये हाफ बच जाए, है ना। दिस इज हाफ ना, तो हाफ अपने पास बच गया और हाफ एस्केप हो गया। सो 1 minus 1/2 हो गया, बच गया। मल्टीप्लाई बाय T2 अपन को बताना है, तो T2 बता देंगे। 1/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 600 हो जाएगा, 600 केल्विन। ये लो भाई, ठीक है। सुबह करता आंसर। और कोई डाउट है आपका, तब बता सकते हैं। आई थिंक B5 में पूछा है शायद, B5 भी देख लेते हैं। अब ना थोड़ा सा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि अब जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को आप पहले डाटा लिखना और फिर उसके बाद सॉल्व करना, और हो सके तो डायग्राम वगैरह भी बनाओ। A container holds 22.4 liter of gas at 1 atmosphere and 0 degree centigrade, मतलब TP. The gas consists of mixture of argon, oxygen and sulfur dioxide. तो मेरे पास ये वॉल्यूम इसका मुझे गिवन है 22.4 लीटर, मतलब टोटल, और उसने कहा होल्ड 22.4 लीटर 0 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेयर, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दैट 1 मोल ऑफ गैस। उसमें आर्गन भी है और ऑक्सीजन भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। Now what they are telling, in which partial pressure of SO2 is equal to, तो वो कह रहा है कि partial pressure of SO2 will be equal to, that is partial pressure of O2 plus partial pressure of argon, ठीक है भाई। फिर दूसरा मुझे गिवन है partial pressure of O2 is twice of partial pressure of argon। फिर अपन से कह रहा है calculate the density of the gas under these conditions, ठीक है, हो जाएगा। मुझे गिवन है दैट इज, इसको देख के ना 1 मोल जो कंडीशन अपन को गिवन है, पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन इज इक्वल टू मुझे 1 गिवन है, 1 एटमॉस्फेयर 1 मोल टोटल। तो इसमें ना वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्योंकि वेसल फिक्स्ड है, वेसल कंटेन, सो V and T इज सेम फॉर ऑल द गैसेस।
और वी कैन राइट कांस्टेंट। तो इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो विल राइट दैट, मैं ये तो आर्गन है, इसको ट्वाइस ऑफ आर्गन लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं अपन क्या, ट्वाइस ऑफ आर्गन तो थ्राइस ऑफ आर्गन, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ आर्गन SO3, क्योंकि मुझे ये प्रेशर ऑफ आर्गन को ऐसे लिखा रहने देता हूं। इसको मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को इन टर्म्स ऑफ आर्गन लिख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ आर्गन लिख लेता हूं। और O2 को इधर अपन क्या लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ आर्गन लिख लेते हैं, ये तो अपन यहां लिख लेते हैं, तो SO3 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर्गन प्लस आर्गन, तो अपन के पास थ्राइस ऑफ प्रेशर ऑफ आर्गन आ जाएगा। तो टोटल अपने पास कितना आ गया, प्रेशर ऑफ आर्गन विल बी इक्वल टू 1/6। अगर प्रेशर ऑफ आर्गन 1/6 है तो प्रेशर ऑफ O2 कितना आ जाएगा अपने पास, ये 1/6 आ रहा था, तो प्रेशर ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 1/3। तो ये 1/6 है, आर्गन 1/6 है, ये 1/3 है, तो दोनों को सम करो, you'll get the pressure of SO2। तीनों के प्रेशर पता चल गया अपन को, ऐड करेंगे तो तीनों से पता चल जाएगा, राइट। तो प्रेशर ऑफ SO3 भी पता चल गया। अब क्या चाहिए था इसमें अपन को, डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, तो प्रेशर डेंसिटी ऑफ द गैस जो होता है, प्रेशर PVM इज इक्वल टू DRT होता है। तो मुझे क्या चाहिए, प्रेशर तो टोटल 1 एटमॉस्फेयर की तरह था, मुझे मॉलिक्यूलर मास चाहिए मुझे, तो डेंसिटी मिल जाएगा, एंड Rn273, ये तो 1/12 ले लेते हैं। अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस मिल जाए तो मैं बता दूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रेशर ऑफ SO2 कैलकुलेट करना होगा। SO2 का प्रेशर इन दोनों का सम होता है, तो इसका मतलब 1/6 प्लस 1/3, सो 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 18, सो दैट विल बी 9/18, मतलब 1/2। ये लो भाई, अपने पास आ गया प्रेशर ऑफ गैस। जो प्रेशर रेशियो होता है वो मोल फ्रैक्शन रेशियो होगा, ये अपन को गिवन है। सो रेशियो ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल, रेशियो ऑफ मोल। अगर मुझे मोल्स का रेशियो गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर, क्योंकि मुझे मिक्सचर की डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर तो आपने वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में ही बता दिया था, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। तो A1 अपन ले लेते हैं SO2 को, ये A1 SO2 हो गया, ये O2 हो गया और ये आर्गन हो गया, तो ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास SO2 का कितना है 64 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय 1। मोल फ्रैक्शन लिया मैंने, मोल फ्रैक्शन क्या, इसके मोल्स कितने थे, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो इसके हाफ मोल्स हैं, जबकि टोटल मोल्स कितने थे 1। O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है और O2 का प्रेशर 1/3 है, ये 1/3 कर लेता हूं, प्लस ये कितना था 1/6 है, और आर्गन का मास होता है दैट इज 20, नियॉन एंड आर्गन इज 40, 1/6। ये लो भाई मॉलिक्यूलर मास आ गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, ये करता डेंसिटी, क्योंकि अगर मिक्सचर की डेंसिटी चाहिए तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए, PM इज इक्वल टू DRT होता है। आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा आपने, ठीक है, राइट। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी डिस्कस किया था, और थोड़ा सा मैंने कहा था कि हम क्लास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को शुरू करने के पहले अपन एक डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा सा, दैट इज ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस के। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस में अब अपन चेक करते हैं, इसको चेंज करता हूँ, बताता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन हो गए।
अगर हम इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस। अगर मान लेते हैं अपने पास एक वेसल है, ये नॉब ओपन है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, इसका भी वॉल्यूम इक्वल टू 2 लीटर है, ये एम्प्टी है, इनिशियली इट वाज एम्प्टी, इनिशियली वेसल 2 इज एम्प्टी, ठीक है। वेसल 1 में देयर इज अ O2 गैस, टेम्परेचर मुझे गिवन है 300 केल्विन, अब प्रेशर मुझे गिवन है सपोज 1 एटमॉस्फेयर। इनिशियली अपन को प्रेजेंट है, अपन से क्या आ गया, कैलकुलेट द प्रेशर in each vessel when the knob is open. When the knob is open, अपन को प्रेशर कैलकुलेट करना, जब नॉब को ओपन कर देंगे अपन कहेंगे ठीक है, when the knob is open, जब आप नॉब को ओपन करोगे तो ये ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पर अपन को 1 एटमॉस्फेयर का गिवन था, ये इधर जाएगा और ये तब तक जाएगा जब तक वॉल्यूम क्या ना हो जाए। वॉल्यूम तो मतलब ये भी ऑक्यूपाई करेगा, ये भी, और गैसेस होमोजेनियसली मिक्स करते हैं। तो अपन कहेंगे जब ये गैस यहां जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये O2 गैस जो इनिशियली अपने पास था वो दोनों वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। हमसे पूछा व्हाट विल बी द प्रेशर नाउ, तो अपन कहेंगे टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, नहीं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, पहले वॉल्यूम 2 था, डबल हो गया, तो प्रेशर हाफ हो गया। आप पहले प्रेशर क्या 1 एटमॉस्फेयर लिख रहे थे, ठीक है ना, पहले आप 1 एटमॉस्फेयर बोल रहे थे जब क्लोज था और वॉल्यूम 2 लीटर था, उधर तो खाली था ना पूरा। तो जब आपने नॉब को ओपन किया, आपने वॉल्यूम डबल हो गया उसी गैस के लिए, क्योंकि गैस तो एक ही है, वॉल्यूम डबल हो गया, हमने प्रेशर हाफ कर दिया। Since the volume becomes double on opening the knob, on opening the knob, volume become double. So the pressure become half. Pressure becomes half. है ना, अगर उतने ही गैस का आप वॉल्यूम डबल कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर हाफ हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब मैंने सीधा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा दिया। प्रेशर कितना था 1, वॉल्यूम कितना था 2 लीटर, अभी प्रेशर कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 4 लीटर। I got that pressure. P2 will be equal to 0.5. अब अपन ने कहा ठीक है, चलो मान लिया, मैंने कहा अब ये तो एग्जांपल 1 था, ठीक है, तो अब मैंने कहा फिर ये एक सिस्टम बनाते हैं अपन, थोड़ा इजी करके अपन ऐसे बना लेते हैं भाई। मेरे पास एक गैस है O2 गैस, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, है ये हो गया, प्रेशर बताना तो बता दिया, ये तो बड़ा इजी था,
भाई अपने नॉब ओपन किया, वॉल्यूम डबल हो गया, तो खत्म बात। अब मैं एग्जांपल 2 की बात करने वाला हूं। मेरे पास O2 गैस है, 2 वेसल है, एक का वॉल्यूम V है और दूसरे का वॉल्यूम 3 लीटर्स है। O2 गैस नॉब ओपन है, दिस इज द कंडीशन। कैलकुलेट द प्रेशर कहा गया मुझसे इन ईच वेसल व्हेन नॉब इज ओपन। ये वेसल 1 है अपना और ये वेसल 2 है। Knob is open and one of the vessel and vessel 1 is kept in ice and vessel 2 in boiling water. In boiling water. मतलब अब मैंने क्या किया, मेरे पास ये कंडीशन थी, मैंने एक वेसल को आइस में रख दिया और दूसरे वेसल को बॉइलिंग वाटर में रख दिया, दोनों में O2 था। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कर लो, हमें क्या करना है, हम उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। अपन को एक बात पता है, सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 present initially. भाई एक बार ये तो पता चल जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इनिशियली है कितने। सो N ऑफ O2 विल बी इक्वल टू P ऑफ V अपॉन RT। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम कितना गिवन था 5 लीटर्स, टोटल वॉल्यूम ना दोनों तरफ था। मैं नॉब 1 भी बंद करके भी पूछ सकता था, मैं नॉब बंद करके भी पूछ सकता था, मतलब ऐसे करता कि नॉब बंद है इनिशियली, इसमें O2 नहीं है, एम्प्टी है, तो भी मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करता। फिर तो मैं तो कहता कि भाई एक ही कंटेनर में है ये, तो वॉल्यूम अपन क्या ले लेते हैं 5 की जगह, फिर अपन 2 ले लेते हैं भाई, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते ना फिर। सो अभी तो आपने ऐसा नहीं किया था, जो कंडीशन आपने दी है आप उसी के हिसाब से मुझे कैलकुलेशन बताओ। ये O2 तो अपन कहेंगे भाई खुला हुआ था तो दोनों तरफ ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ गैस होगा तो RT ले लेते हैं, 1/12 हो जाएगा ये, और ये 300 है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए अपने पास, दिस इज 4/100 है ना। सो 20/100 मतलब 1/5 आया, ये 4 ऊपर लेके जाऊंगा तो 20/100, सो 20/100 आया मेरे पास, सो आई कैन राइट दैट इट इज 1/5, 1/5 आया तो 0.2 मोल्स आ गया। अब मुझे एक बात पता है, अगर इसमें टोटल वॉल्यूम इनिशियली मतलब इसको ये करने के पहले यहां तक अगर टोटल मोल्स N2 के वेसल के अंदर 0.2 है तो वो मोल्स हमेशा कंजर्व करेंगे। भाई आप यहां किसी कोई भी टेम्परेचर चेंज करो, कुछ भी करो, अगर वेसल बंद था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 चेंज नहीं हो सकता। आप यहां पर इसको आइस में रखोगे तो आइस में टेम्परेचर कम होता है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो यहां मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए प्रेशर जनरेट करने के लिए, और वहां अगर बॉइलिंग वाटर है मतलब, अब इसका मतलब क्या है, फाइनल कंडीशंस क्या होगी, अपन कहेंगे भाई इनिशियली मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, अब आपने क्या किया, इसको रखा आपने आइस में और इसको रखा आपने बॉइलिंग वाटर में, तो आइस का मतलब अच्छा आपने 0 डिग्री कर दिया होगा, बॉइलिंग वाटर का मतलब 100 डिग्री कर दिया होगा, ये तो हुआ। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां गैस कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर में डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर कम होगा तो गैस ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो
मूव करेंगे। लेकिन एक बात हमें अच्छे से पता है कि अगर नॉब ओपन है, एक बात हमें अच्छे से पता है कि अगर नॉब ओपन है तो दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होगा, दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होगा। इट इज जस्ट लाइक दैट कि जब नॉब ओपन बंद रहता है तो आप रूम में बैठ के एसी चलाते हो, आपका बाहर वाले रूम और अंदर वाले रूम से टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो प्रेशर का भी डिफरेंस होता है। लेकिन जब आप डोर को ओपन करके रखोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके रूम में ठंडा लगे आपको और बाहर वाले रूम में आपको ठंडा नहीं लगे। तो एसी के साथ उसके सामने मत बैठो, बट रूम ठंडा नहीं होगा, दोनों रूम का प्रेशर एक जैसा होगा, दोनों रूम का टेम्परेचर भी एक जैसा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब नॉब ओपन है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल ना हो, दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होगा ही होगा। तो अपन क्या करेंगे भाई, मेरे पास इनिशियली टोटल मोल्स ऑफ O2 थे, तो N1 मोल्स वेसल 1 में है और N2 मोल्स वेसल 2 में है। ये पार्ट हमेशा कंजर्व करेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, हमेशा एप्लीकेबल होगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। आप कुछ भी लिखो, क्या करेंगे अपन कहेंगे भाई इनिशियली अपने पास टोटल मोल्स कितने हैं O2 के 0.2, अब 0.2 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, PV अपन RT, आपकी मर्जी, वैसे 0.2 ही लिख लेता हूं। अब अपन N1 की बात करते हैं, सो P1 V1 अपॉन R T1 P2 V2 प्लस P2 V2 अपॉन R T2, क्या लिखेंगे अपन, ये 0.2 जो अपन को गिवन है 0.2 विल बी इक्वल टू P1, इसका प्रेशर कितना P ले लेते हैं, वॉल्यूम कितना 2 लीटर ले लेते हैं, R अपॉन T1 कितना आइस में गिवन है, सो 273 लेना होगा, प्लस इसका प्रेशर कितना, दोनों में प्रेशर इक्वल रहेगा तो वो भी P रहेगा, वॉल्यूम कितना 3 रहेगा, R इंटू T कर लेते हैं, बॉइलिंग वाटर है तो 373। लो भाई R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और बता देते हैं व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द प्रेशर इन ईच वेसल, कि जितना प्रेशर इसमें होगा उतना ही प्रेशर इसमें भी होगा। दिस इज द आंसर। ये कंडीशन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये कंडीशन हमेशा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि नॉब को बंद रखो ओपन रखो मोल्स तो हमेशा ही कंजर्व करेंगे, मोल्स कभी थोड़ी हो डिफरेंट थोड़ी हो सकती, मोल्स तो हमेशा ही कंजर्व करेगा, प्रेशर दोनों तरफ इक्वल रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते थे, और सिंस knob is open pressure is equal, pressure of vessel 1 is equal to pressure of vessel 2, वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो अगर अपन प्रेशर को लिखेंगे तो अपन लिखेंगे nRT1 अपॉन V1 N2RT2 अपॉन V2। अपन को एक बात अच्छे से पता है, दोनों में टोटल मोल्स कितना होगा N1 प्लस N2 0.2, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे और इसमें ज्यादा होंगे, इसमें ज्यादा क्यों, बिकॉज लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा मोल्स चाहिए प्रेशर जनरेट करने के लिए, हायर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो कोलिजन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर ज्यादा होगा हायर टेम्परेचर पे, इसलिए हायर टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मोल्स अगर कम भी होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो कोई बात नहीं, अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, दोनों में मिला के तो मतलब अपन को पता है ना कितना होगा, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं भाई, एक में नंबर ऑफ मोल्स x हो गया, RT1 हो गया 273, वॉल्यूम हो गया 2, और दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.2 माइनस x इंटू RT
T2 is 373 डिवाइडेड बाय कितना 3, तो इसमें R कैंसिल हो गया, X कैलकुलेट कर लेते हैं और बता देते हैं आंसर। X कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन द ईच वेसल, भी कैलकुलेट क्योंकि दोनों में प्रेशर तो इक्वल ही रहेगा। अगर वेसल ओपन है तो अलग अलग प्रेशर होते ही नहीं भाई, अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो इधर मूव करेगा, इधर प्रेशर ज्यादा होगा तो उधर मूव करेगा, अगर नॉब ओपन है तो, इसलिए अलग अलग प्रेशर तो हो ही नहीं सकते। सो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करेंगे, मोल्स को कंजर्व कर देंगे, क्योंकि मोल्स थोड़ी चेंज हो सकते हैं, जो भी गैस के मोल्स होंगे। समझ में आया तो आप मिक्सिंग के लिए अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए बी सी डी आप कर सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपन पढ़ रहे हैं आज ना, आज अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे। वैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिस्कशन के लिए बहुत कम है अपने लिए, अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, जितना सिलेबस वाला पार्ट है अगर हम उतना ही पढ़े तो काफी कम होगा। अब अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं। आई थिंक एवरीबॉडी गॉट द कांसेप्ट, अपन को क्या करना है और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वी कैन राइट इज, अब अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं तो विल से दैट case number 5 means you're talking about temperature dependence. केस नंबर 5 ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंस था क्या? केस नंबर 5 ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, अगर अब शायद आएगा तो अपन करेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है उसको सॉल्व करने की, है ना, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ओके, क्योंकि वो मतलब उतना डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं होता है, वो इसलिए मैंने कहा था कि शायद अपन को अगर पूछते हैं तो बता देना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। gas equation, and all gases behave as ideal gas at low pressure and high temperature. All gases behave as ideal gas at low pressure and high temperature. इसमें ना सर्टेन postulates होते हैं, डायरेक्टली वही postulate लिख लेते हैं। व्हाट इज द postulate मतलब वी हैव टू फॉलो, वो postulate ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन भी बोल, आइडियल गैसेस भी बोल सकते हैं। इट इज postulates। तो अगर हम postulates की बात करें तो विल रीड दैट वेरी फर्स्ट postulate, all gases are made up of right ना particle called molecules. Particle called molecules, small particles called molecules. All gases are made up of small particle called molecules. In ideal gases ना we're talking about, तो this follows ideal gas equation. So kinetic theory of gases के postulate मतलब क्या follow करना है अपन को? There is no force of attraction or repulsion, so there is no forces among the gas particles. There is no forces attractive or repulsive among the gas molecules. Gas molecules.
among the gas molecules. Right? Matlab energy of their energy will remain constant. Attractive or repulsive forces. Next we can write is the volume occupied by gas particles. Occupied by gas particles. As compared to volume of the vessel is negligible. As compared to volume of vessel is negligible. As compared to volume of vessel is negligible. We can write the fourth point. Volume of the vessel is negligible. Then we can say that the collision among the gas particle gas particle is perfectly elastic. मतलब they are colliding, so when they collide ना, they will never lose their energy. जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेंगे और ना ही कोई एनर्जी को गेन करेंगे. कोलाइजन से उनका एनर्जी लॉस नहीं होता है, ये परफेक्टली कोलाइज होता है. The gas particles are independent of gravitational force. Gas molecules are independent of gravitational force. And we can write one more, that's all we consider. The kinetic energy of gas molecule. Energy of gas molecules is directly proportional to temperature. Gas molecule is directly proportional to temperature. Is directly proportional to temperature. These are the postulates we have to follow. There will be no gravitational force for the molecules. There will be collision is perfectly elastic, so no energy is lost. Kinetic energy is directly proportional to temperature, and we'll say that all gas molecules made up of small particles called molecules. There is no forces of attraction or repulsion among the gas molecules. Okay. So according to KTG, the Boyle's law is PV is equal to 1 by 3 m n v square. According to KTG, PV is equal to Boyle's law is PV is equal to constant because P is inversely proportional to volume. So according to Boyle's law, pressure into volume is equal to constant of that. P1 V1 is equal to P2 V2. So when we are talking about the gas molecules also, we can consider this as a Boyle's law. Equation 1. Where PV बताने की जरूरत नहीं. M is mass of one gas molecule. N is
number of gas molecules. N is number of gas molecules. And V is the velocity of molecules. Small v is the velocity of molecules. Of gas molecules. इसका कंप्लीट डेरिवेशन केमिस्ट्री में तो नहीं है लेकिन फिजिक्स में है. डेरिवेशन ऑफ केटीजी ना वो पीवी इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर कैसे आता है वो वैसे बुक्स में शीट में हो सकता है हो लेकिन हमारे सिलेबस में उसका डेरिवेशन नहीं है. तो अपन कहेंगे ठीक है इफ वी कैन से if m is the mass of one gas molecule and n is the number of gas molecules, if n is equal to na, na अपन को पता है क्या है 6.023 into 10 to the power of 23. अगर मैं इस n को एवोगाड्रो नंबर ले लेता हूं तो mass of one gas molecule multiplied by Avogadro number will be equal to molecular mass because mass of one mole of molecule, this is one mole, is equal to molecular weight. If n is equal to, we'll write that Avogadro number. If this n is equal to Avogadro number, then the mass of one gas molecule multiplied by Avogadro number will be the molecular weight. Then I can write that. Then m into n will be equal to molecular weight of gas. Mass of one mole of gas. Then in that case, I will write that PV will be equal to 1/3 molecular weight of gas V square. Mass of one mole of molecules. Where m is the molecular weight. This is the velocity. There is not a volume. So, or I can write that इसको मैं लिख सकता हूं nRT will be equal to 1/3 mv square, where n will be equal to 1 moles. 1 moles होगा तो we can write like this for 1 mole, क्योंकि molecular mass यूज करेंगे तो obviously बात है you are talking for 1 mole of a molecules. यहाँ आपने बताया मुझे तो यहाँ पर 1 mole हो जाएगा. PV is equal to nRT for 1 mole of molecules. 1 mole of molecules. PV is equal to nRT ना. For 1 mole n का वैल्यू 1 हो जाएगा. तो PV की जगह मैंने nRT लिखा था. n is 1 mole, that's why did not write. मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं. मैं इधर भी मतलब ऐसे कर लेते हैं कि भाई 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उधर भी 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं 1/3 पहले 2 ऐसे ना 3/2 into 1/3 into mv square कर देता हूं. तो what I got is 3/2 RT will be equal to, ये तो कैंसिल हो जाएगा. V is the velocity, m is the molecular mass. तो what we get is, मैं यहां पर लिखता हूं. So what I got is, अपन लिख सकते हैं, that is, this is 3/2 and this becomes 3/2 RT will be equal to, ये वाला 3 तो कैंसिल हो जाएगा.
I will get 1 by 2 mv square. So I can write that. Therefore, kinetic energy will be equal to that is 3 by 2 RT for 1 mole of a gas. ये 1 mole of a gas के लिए. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई 3 by 2 RT है, तो 3 by 2 is constant, R is constant means kinetic energy is directly proportional to temperature. तो आपने लास्ट पोस्टुलेट में लिखा था ना, kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to temperature. या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते थे, kinetic energy will be equal to 3 by 2 nRT for n mole of a gas. अगर 1 mole मेंशन नहीं है तो मैं n moles के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज फिर मैं PV is equal to nRT लिख लूंगा. This is equation 2 for 1 mole of a gas. n moles के लिए फिर वैसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप कितना मोल्स देते हो वो डिपेंड करता है, अपन कैलकुलेट कर लेंगे. So this will be the kinetic energy of the gas molecules. The average kinetic energy of gas molecules. अगर मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो ठीक है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, ताकि अपन को पता चल जाए भाई अगर 1 मोल के लिए इतना एनर्जी है तो 1 पार्टिकल के लिए कितना एनर्जी होगा. मैं इसमें ना ऐसा लिख देता हूँ 1 गैस मॉलिक्यूल. आप उसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, आप उसे बोल सकते हो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल. मतलब एवरेज लिखा है तो अंडरस्टूड है कि वो 1 की बात कर रहे हो, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल. मैंने उसको दोनों को ही क्लियरली बना दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो अपन को. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल. तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना था, 3 by 2 R. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करूंगा, 3 by 2 RT को Na से डिवाइड कर लो. 3 by 2 RT को आप Na से डिवाइड कर लो. R by Na तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, Na भी कांस्टेंट है, नया कांस्टेंट ले लेते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज विल बी इक्वल टू 3 by 2, इसको ना नया कांस्टेंट ले लेता हूं, दैट विल बी KT. ऐसे कर लेता हूं 3 by 2 KT, that will be equation 3, where is equal to R by Na, that is, है ना. So R is 8.314 joules per mole per Kelvin, और Avogadro number होता है 6.023 into 10 की power 23. So this comes out to be 1.38 into 10 to the power of minus 23 joules per mole per Kelvin. Per mole per Kelvin. That is where K is called Boltzmann constant. Is called Boltzmann constant. Constant. Where K is called Boltzmann constant. वो Boltzmann ने बताया था कि भाई how to calculate the
average kinetic energy. So that is called a Boltzmann constant. ठीक है, that is called the K is the small k होता है वो, जो कैपिटल K नहीं होगा, small k होता है वो, that is called the Boltzmann constant. K. ठीक है. Now what? तो अपन कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. मतलब इसमें अपन से क्या क्या पूछ सकते हैं, जो मैंने इक्वेशन लिखे, मोस्टली क्वेश्चन इक्वेशन से होंगे, तो मैं बताऊंगा कैसे. आप पहले बस फोकस करते रहो कि व्हाट आई एम टेलिंग और कौन सा इक्वेशन आप क्यों लिख रहे हो और कैसे आया. बिकॉज वो अपन से पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो अपन कैसे बताएंगे वो बताना पड़ेगा अपन को. किससे, इससे बताना है, एवरेज बताना है, या टोटल बताना है, क्या बताना है. Two different gases like helium and CO2 will have same kinetic energy at constant temperature, at same temperature. Why it is so? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी में कहीं भी आपने यहां पर नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है भाई. 3/2R ये तो कांस्टेंट है, और T, अब दोनों के लिए अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस. बिकॉज उसके इक्वेशन में कहीं नेचर ऑफ गैस है ही नहीं ना, कि भाई हाउ इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, हीलियम और CO2. कैसे बताओ, उस इक्वेशन में ही नहीं. सो दो गैसेस के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम होगा अगर उनका टेम्परेचर सेम है, even the gases have different molecular weights, so it is independent of molecular weight. दूसरा, if two gases with different number of moles at different temperatures are mixed, then the average temperature of gas mixture will be, average temperature of the gas mixture will be कितना होगा वो देखते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी total will be equal to kinetic energy of gas 1, and the kinetic energy of gas 2. We'll write like this. इसको अपन लिखेंगे 3/2R टेम्परेचर टोटल, और नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंट है, तो अपन लिखेंगे टोटल मोल्स, काइनेटिक एनर्जी टोटल. सो विल राइट दैट टोटल मोल्स ना 3/2 nRT, सो N1 plus N2 RT टोटल हो गया. और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा तो 3/2 N1 RT1 plus 3/2 N2 RT2
and that is the total kinetic energy. So the total temperature will be equal to of the mixture, temperature of the mixture, the total temperature will be equal to R तो कैंसिल हो जाएगा, 3/2 R तो कैंसिल कर देंगे अपन, 3/2 R तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, इधर कॉमन ले लेंगे 3/2 R को, इधर 3/2 R और इधर 3/2 R को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो अपन लिखेंगे दिस विल बी N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा अपने पास, दैट इज N1 प्लस N N2, दैट इज व्हाट वी गेट। अगर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो दोनों का सब कर देंगे, और अगर टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर पूछेंगे फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, तो वी कैन राइट दिस। ठीक है ना। तो एक तो अपन को ये पता चल गया कि भाई डिफरेंट गैसेस का, अगर डिफरेंट गैसेस अलग अलग गैसेस हैं दो वेसल में, दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। और अगर गैसेस को मिक्स करोगे डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो हाउ टू प्रेडिक्ट दैट व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, एक का टेम्परेचर अलग है दूसरे का भी टेम्परेचर अलग है, मिक्स करेंगे तो हाउ टू प्रेडिक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, वी आर एबल टू प्रेडिक्ट। Third point, the kinetic energy in equation 2 and 3, जो अभी इससे पहले लिखे थे ना अपन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, is also called translational kinetic energy, also called translational kinetic energy, kinetic energy. So that is also called the translational kinetic energy. So अगर क्वेश्चन में अपन को पूछेंगे what is the translational kinetic energy, we'll write that 3/2 RT, or what is the translational kinetic energy for one molecule, we'll write the average translational kinetic energy 3/2 kT. So we'll say average kinetic energy, that is the kinetic energy of the, because what happened, because energy of energy present in solids, the energy present in the solids is vibrational energy. The energy present in the liquids, मतलब सॉलिड्स में पार्टिकल अपने पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, and that's why the solids have different densities, because at room temperature different particles have different vibrational energy. अगर वाइब्रेशन किसी पार्टिकल का ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वाइब्रेशन अगर कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। Liquids have vibrational plus rotational energy. लिक्विड में पार्टिकल्स वाइब्रेट भी करते हैं एटम्स एट देयर पोजीशंस, और वो मूव भी करते हैं लिक्विड्स में। इन गैसेस
they have vibrational plus rotational plus translational. Plus translational energy plus translational energy. Translational energy is the energy related to the linear motion of particles. तो linear motion तो सिर्फ gases में possible है ना? This is vibrations on their own positions. This is what rotational. They can rotate slowly. They can rotate in the molecules. Rotate in the liquids. The molecules can rotate. But linearly motion तो सिर्फ gases में ही possible है ना? दो particles को आपस में collide करने के पहले जो एक linear motion होगा, gases can move in a straight path. That is translational path. Linear motion of gas particle. Linear motion of gas particles. That is only possible, right? That is only possible in the gases, the linear path. So that's why we are calling it as a कि भाई equation 2 और 3 में जो हमने kinetic energy लिखा आप उसे translational kinetic energy भी बोल सकते हैं. Energy related to the linear motion of particles. ये आपके पॉइंट्स थे. अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जिसमें आप गलती कहाँ करोगे, तो आप यूनिट्स में ही गलती करोगे बस, क्योंकि कैलकुलेशन करना है, यूनिट्स की गलती होगी आपसे. तो मैं एक बार यूनिट्स लिख ही देता हूँ. PV इज इक्वल टू nRT, वो अपन को पता है, और इक्वेशन यहाँ पर अपन ने लिखे PV इज इक्वल टू 3/mNV स्क्वायर, ये लिखा अपन. तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो जितने भी कैलकुलेशंस है ना वो अपन MKS यूनिट में करेंगे, ठीक है. तो MKS यूनिट में अपन क्या करेंगे, इसको MKS यूनिट में ही करना है कैलकुलेशंस. प्रेशर को अपन पास्कल में लेंगे, वॉल्यूम को अपन मीटर क्यूब में लेंगे, 1/3 m तो मास को अपन kg में लेंगे, n तो नंबर्स है ना, उसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, और वेलोसिटी को अपन मीटर पर सेकंड में लेंगे. ये अगर गलती नहीं करते हो यूनिट की तो इस इक्वेशन में सारे आंसर आपके सही आएंगे. एक तो ये इक्वेशन बताया मैंने. दूसरा मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए बताया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT. इसके यूनिट पे इसका वैल्यू डिपेंड करेगा, या इसका जो वैल्यू लोगे आप वो इसका यूनिट होगा. तो मैं ऐसे कर लेता हूं भाई, काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स पर मोल, तो इसको भी अपन 3/2 RT ले लेता हूं भाई. तो अपन लिखेंगे R को ले लेंगे अपन जूल्स पर मोल पर केल्विन, और ये केल्विन में ले लेंगे. तो मतलब R का वैल्यू हमें वो लेना है जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट हो. अगर ये कैलोरीज पर मोल गिवन है तो R का वैल्यू कैलोरीज में ले लूंगा. जब भी हम एनर्जी से डील करेंगे R का वैल्यू 1/12 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एटमॉस्फेयर में होता है, और ये थोड़ी कभी एटमॉस्फेयर में होता है एनर्जी.
ठीक है ना, वो कभी उसमें नहीं होगा। तो वी कैन राइट लाइक दैट। अभी वी कैन से ये दोनों ही यूनिट है, केटी लिखेंगे तो के का वैल्यू भी अपन को पता है, एम के यूनिट में उसका 1.38 इंटू 10 की पावर -23 होता है। थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा 3 के टी बाई। तो जब भी अपन केटी लिखेंगे ना, इधर के लिखेंगे तो यूनिट हमेशा इसका जूल्स बनेगी, बिकॉज जो वैल्यू अपन ने 1.38 लिखा है इंटू 10 की पावर -23 वो जूल्स से ही कैलकुलेट की है। ये अगर गलती नहीं करते हो तो फिर अपना आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आपको शीट में दिख जाएंगे आराम से, ये भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे। बस आप ऑब्जेक्टिव वगैरह में जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए, इन पॉइंट्स में गलती नहीं करना कि गैसेस अगर डिफरेंट है तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी अगर टेम्परेचर सेम है तो। करेक्ट। सो यूनिट में गड़बड़ नहीं करना, अगर आपको कोई डाउट है यूनिट्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब अपन को पढ़ना है कि जो वेलोसिटीज अपन लिख रहे हैं ना, इसमें हर एक गैस पार्टिकल का वेलोसिटी एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट गैस पार्टिकल का डिफरेंट वेलोसिटीज होता है। उसको अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज इन गैस सैंपल, है ना, गैसियस सैंपल में, इन गैस सैंपल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज गैसियस सैंपल में। That was given by Maxwell and Boltzmann. By Maxwell and Boltzmann. Maxwell and Boltzmann. They have given that. Boltzmann constant लिखा था ना अपन ने, बिल्कुल वैसे ही, that is Maxwell and Boltzmann. So distribution of velocities में अपन लिख सकते हैं, that is, अभी what will happen, जैसे हमारे पास एक वेसल है, ठीक है ना, उस वेसल में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, मिलियंस। अब 1 मोल होगा तो मिलियंस क्या, we know that what will happen अगर 1 मोल होगा तो। No, what we say that अगर 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स है तो उनका पूरा सभी का वेलोसिटी तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते कि भाई इस पार्टिकल का ये वेलोसिटी है, इस पार्टिकल का ये वेलोसिटी, इस टाइप से वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। तो हमने क्या किया, हमने क्या, देखो अपन डिवाइड कर देते हैं, एक रीजन को डिवाइड कर देते हैं और बोलते हैं कि वहां पर एक जैसे वेलोसिटीज होंगे। अपन ने कहा भाई देखो, इस रीजन में जो वेलोसिटी होगी ना, वही इस रीजन में भी वेलोसिटी होगी, वही इस रीजन में भी वेलोसिटी होगी, और वही इस रीजन में भी वेलोसिटी। जो वेलोसिटी यहां होगी वो वेलोसिटी डिफरेंट होगी इन पार्टिकल से कंपैरिजन में, और ऑलमोस्ट जो वेलोसिटी यहां होगी वही वेलोसिटी यहां होगी, और वही वेलोसिटी यहां होगी। तो ऐसे ना हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया सैंपल को, कि जो वेलोसिटी यहां पर होगी कॉर्नर के पास, वो वेलोसिटी यहां भी होगी, वही उसी टाइप की वेलोसिटी यहां भी होगा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो, और वही वेलोसिटी यहां भी होगी। तो सभी पार्टिकल का वेलोसिटी एक जैसा नहीं हो सकता, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसी की वेलोसिटी कम होगी, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की वो कांस्टेंट होगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो एक सैंपल के अंदर सभी पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका सम करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। भाई आपस में वो कोलाइड करेंगे, पार्टिकल कोलाइड करने के बाद वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, अपनी वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं, सो अपनी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर सकते हैं।
लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैंपल विल रिमेन कांस्टेंट। सैंपल के अंदर वो कोलाइड करके अपनी वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, सो अपनी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस सैंपल विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। That was explained by Maxwell and Boltzmann. And they have divided the gaseous sample into at least 3 type of velocities. भाई एक तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि what will be the average velocity. तो सभी gaseous particles को ऐड कर लेते हैं। तो average velocity में अपन क्या करेंगे भाई, if we write that average velocity, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो अपन कहेंगे भाई देखो v एवरेज ऐसे लिख लेते हैं, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज विल बी इक्वल टू ये v वेलोसिटी हो गया, av मैंने एवरेज के लिए लिख लिया, तो दैट विल बी इक्वल टू भाई, अब ऐसा तो अपन लिख नहीं सकते कि हर एक पार्टिकल का कैलकुलेट करो और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल लिख लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर 1 मोल होगा तो 2-3 लाइफ लेनी पड़ेगी कैलकुलेट करने के लिए। तो अपन कहेंगे ठीक है, इधर वाले मॉलिक्यूल्स है ना, मान लेते हैं कि इधर ना इसका कितना पार्ट है इस पूरे वॉल्यूम का, उस पार्ट में अपन ले लेते हैं N1 मॉलिक्यूल है V1 टाइप ऑफ वेलोसिटीज, N2 मॉलिक्यूल है V2 टाइप ऑफ वेलोसिटीज, मतलब N1 टाइप के मॉलिक्यूल्स का ये वेलोसिटी हो गया, N2 टाइप के मॉलिक्यूल्स का ये वेलोसिटी हो गया, N3 टाइप के वेलोसिटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के लिए इस टाइप के वेलोसिटीज अज्यूम कर लेंगे अपन डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए, V3 टाइप का वेलोसिटी एंड डिवाइड पे अपन कर लेंगे N1 प्लस N2 प्लस N3, द टोटल मॉलिक्यूल्स कितने उसको ऐड डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज आ जाएगा, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, वेयर N1 number of molecules have V1 velocity, N2 number of molecules have V2 type velocity, like that we can write. Then the maximum velocity that can be possessed by the molecule is called a root mean square velocity. So maximum possible molecule velocity, root mean square velocity, mean square velocity. तो अपन ने इसको थोड़ा ऐसे लिख लिया, v root mean square velocity, ऐसे पढ़ो, the maximum velocity the particle can possess, maximum velocity the particle can possess, gas particle can have, that is called root mean square velocity. अभी मीन का मतलब तो एवरेज ही होता है ना, मीन मीन्स एवरेज, मीन का मतलब तो एवरेज ही होता है ना, तो एवरेज वेलोसिटी तो आप लिख ही चुके हैं, तो उसी को लिखो ना एवरेज वेलोसिटी, N1 V1 plus N2 V2 plus N3 V3 plus like that we can write, this is the average velocity, N1 plus N2 plus N3 ऐसे अपन लिख सकते हैं, that is the average velocity, that is the average velocity. तो अपन कहेंगे भाई मीन वेलोसिटी तो है मेरे पास, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी कर देता हूं, तो दिस इज विल बी द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर कर लो, लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अब इसका रूट भी ले लेते हैं, ले लिया रूट, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, that will be the root mean square velocity, the maximum velocity that can be possessed by the gaseous molecules, but it is somewhat, मतलब सारा का सारा जो है वो हाइपोथेटिकल है, क्योंकि भाई हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं,
उसको डिवाइड कर लेना। According to Maxwell and Boltzmann, So अगर मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन उन्होंने कहा in any gaseous sample, in a gaseous sample, अगर हमारे पास कोई भी gaseous sample है, in a gaseous sample, right? So in a gaseous sample we can say that the particles can change their velocity after collisions. Velocity after collision. They can change their velocity after collision. The particles can change their velocity after collision. So their kinetic energy. So their kinetic energy can change. Kinetic energy can change. But the average total kinetic energy of the particle, but the total kinetic energy of the gas sample remain constant. Gas sample remain constant. Gas sample remain constant. Gas sample remain constant. वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। मतलब in entire gas sample the particles can collide and can change their velocities and their motion directions, so the kinetic energy will change but the overall kinetic energy of the sample remain constant. Yes, ठीक है। The gaseous sample is generally divided in three type of velocities. Is generally divided in three type of velocities. One is average velocity. Average velocity. We'll write V average. और root means का velocity. Square velocity. So VRMS. And the most probable velocity. Most probable velocity. The most probable velocity, that will be VMP. These are three type of velocities in which the gaseous samples has been divided. Any gaseous sample will be divided in the three type of velocities. We know the meaning of what is average velocity, what is root mean square velocity. The most probable velocity is the velocity passed by maximum number of molecules. मैं इसको हटाता हूं. We know that भाई अगर velocity will depend on the mass, kinetic energy depend on the mass.
kinetic energy अगर mass पे depend करेगा तो we'll say that velocity will depend on the mass, but kinetic energy of the gaseous sample is directly proportional to temperature. Two different gases can have same kinetic energy if their temperature is same. मतलब it will depend on the temperature only. ठीक है. So we can write that. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अपन देखते हैं ऐसे, जैसे अपन ने गैसियस सैंपल लिखा था तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं अपन उसे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ वेलोसिटीज. तो मैं एक बार कर्व ऑफ वेलोसिटी लिख लेता हूं, ऐसे बना देते हैं अपन, द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ वेलोसिटीज, कर्व ऑफ वेलोसिटीज ऐसे बना लेते हैं अपन और फिर चेक करते हैं अपन को क्या करना है. See, actually what happened, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स will have, and we'll write the velocity. तो we'll say that the velocity curve is like this, मतलब यहाँ पर जीरो वेलोसिटी ले लेते हैं अपन और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जो भी गैसियस सैंपल होगा ना, वेलोसिटी अगर हम कर्व देखेंगे तो द कर्व शुड बी लाइक दिस, द वेलोसिटी कर्व, द वेलोसिटी कर्व विल बी लाइक दिस. ठीक है ना, द वेलोसिटी कर्व विल बी लाइक दिस. एरिया अंडर द कर्व, मतलब इसके अंदर जो एरिया है ना, so area under the curve represents the number of molecule in the gas sample, number of molecule in the gas sample, in gas sample. So area under the curve will represent the number of molecules in the gas sample. The velocity of the molecules can vary from, अब आपने इसको टच तो नहीं किया, तो we can say that velocity of molecule can vary from 0 to plus infinity. तो आपने इसको टच तो किया नहीं, तो मैं कुछ तो भी ले सकता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल की एनर्जी तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते. Since we have written that कि देखो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहा है. वेलोसिटी बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है. ये जो वेलोसिटी है ना, this is possessed by maximum fraction of molecules. It means that this is the velocity, this is the fraction of molecules which possess this velocity. The maximum fraction is here only, and that velocity which is possessed by maximum fraction of molecules is called most probable velocity. Most probable velocity is the velocity possessed by maximum fraction of molecules. ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी जीरो के आसपास होगी, बहुत कम होगी, और ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है. मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी ही होती है. The velocity possessed by molecules which are having a very high velocity is very less. The molecules which are having very low velocity is very less. The molecule which are having very high velocity is very less.
The molecule which possesses very high velocity, that velocity, very high velocity is called a root mean square velocity. The molecules which are having very high velocity is called root mean square velocity. And the velocity which is present between the most probable velocity and the very high velocity is called average velocity. That is how the velocity was distributed. So what they say, the velocity possessed by the molecule present in this region, they have divided this in the region. If V is the velocity, so they've written that this region must be called as V plus dV. So in this region, the velocity possessed by particles in this region should be same. The velocity possessed by particle in this region should be same. The velocity possessed by this particles in this region should be same. So ऐसे ही उन्होंने एक region divide किया इसके लिए और एक region divide किया इसके लिए. And they have calculated कि जो molecules का इधर velocity होगा वही almost इधर और इधर भी होगा. Almost. Like that they have divided into the three parts. So velocity possessed by maximum fraction of molecules present with maximum fraction of molecules is most probable velocity. VL. Average velocity, we know that. VRMS is a hypothetical velocity which is calculated by dividing the total kinetic energy of the gaseous sample, equally among the gas particles. By dividing the total kinetic energy. ये तो होता नहीं है क्योंकि total kinetic energy इसका मतलब अगर सभी का equal kinetic energy होगा तो फिर equal velocity होगा, ऐसे तो possible ही नहीं है. So VRMS is a hypothetical velocity which is calculated by dividing the total kinetic energy equally among all gas particles. So it depends only on temperature. It depends only on temperature. ठीक है. अब इस गैसेस सैंपल को आप ऐसे अज्यूम कर लो क्योंकि ये थोड़ा ग्राफ ना हमें ये इसका डेरिवेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अपने सिलेबस में भी नहीं है, अपन इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं. लेकिन मैं अजम्पशन बता सकता हूँ कि आप मैं इसको कैसे कोरिलेट करके अपन कैसे इजीली बता सकते हैं. आप ऐसे अज्यूम कर लो सपोज एक गैसियस सैंपल है तो अपन अज्यूम करते हैं कि भाई हमारे पास 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं. उन स्टूडेंट्स में उनके हाइट को कंपेयर करते हैं. हाइट अपन वेलोसिटी लेते हैं. तो जब अपन उनके हाइट को कंपेयर करेंगे ना तो मैक्सिमम सपोज 100 स्टूडेंट है 10th क्लास में तो सभी के जो हाइट होंगे ना वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे. मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ students will have same height, almost same height. There will be very less number of students which have very high, their height is very high. There will be very less number of students whose height is very small.
but most of the fraction of molecules will have the same height. So अगर हमने 100 का सैंपल लिया तो हम कहेंगे भाई ऑलमोस्ट मतलब अपन कहेंगे 80 स्टूडेंट तो सेम हाइट के होंगे। अगर बहुत ज्यादा हाइट 5 स्टूडेंट का है और बहुत कम हाइट, अज्यूम कर लेते हैं अपन 15 स्टूडेंट का है, या कोई और नंबर ले सकते हैं अपनी मर्जी। तो फिर एवरेज हाइट क्या होगा? तो अपन कहेंगे 80 इंटू जो हाइट h1 हो गया प्लस 5 इंटू हाइट h2 हो गया प्लस 15 इंटू हाइट h3 हो गया डिवाइड बाय 100 हो गया। दैट इज कॉल्ड एवरेज। दैट इज कॉल्ड एवरेज। गॉट माय पॉइंट ना? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने वेलोसिटीज के हिसाब से पढ़ा कर, मतलब एक तरीके से आपको ये पता चल गया हाउ आई एम कोरिलेटिंग द वेलोसिटीज। अब मान लेते हैं यही स्टूडेंट्स 12th क्लास में जाते हैं। अगर यही स्टूडेंट 12th क्लास में जाएंगे तो हाइट तो सबका बढ़ेगा, बिल्कुल वैसे ही हम कहेंगे ये ग्राफ जो है ना वो ऐसे हो जाएगा। अगर वो 12th क्लास में जाएंगे तो हाइट सबका बढ़ेगा, लेकिन जो कुछ छोटे दिख रहे थे ना अपन को 50, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का हाइट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। हाइट तो सबका बढ़ना है और एवरेज हाइट भी सभी का एक जैसा होगा ऑलमोस्ट। मतलब अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट अगेन दे विल हैव द सेम हाइट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का हाइट तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी तो सबका बढ़ा, आरएमएस भी बढ़ा, एवरेज भी बढ़ा, वीआरएमएस भी बढ़ा, ये डैश कर लेते हैं अपन, और वीएमपी भी बढ़ा, वो डैश है। And this is a temperature T2, this is a temperature T1, T2 is greater than T1। आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसियस सैंपल में काइनेटिक एनर्जी तो सभी का बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से हीट बढ़ा है ना आपने, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम था वो कुछ ज्यादा बढ़ेंगे, और जिसको पहले से ज्यादा था उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी जिनका पहले से ज्यादा था उसमें ज्यादा चेंज नहीं आता। जिन स्टूडेंट का हाइट बहुत कम था उनमें ज्यादा चेंज दिखता है अपन को, जिनका हाइट पहले से ही बहुत ज्यादा था उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखता। वो बढ़ेंगे तो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो अपन लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the velocity of all the molecules will increase, but the fraction of different type of velocities decreases। ये फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसका फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ, पहले ये था अब इसका भी डिक्रीज हो गया, अब ये बन गया, पहले ये था एवरेज वाला। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर में इसका, और एरिया अंडर द कर्व विल रिमेन सेम। On increasing the temperature आप उसको वर्ड में लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूं, नीचे वो स्पेस नहीं है इसलिए मैं। On increasing the temperature, the velocity of all the molecules increases। The velocity of all the molecule increases। अपन उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, all type of velocities increases, है ना। ब्रैकेट में लिखेंगे all types of velocity। The velocity of all the molecule increases, but the fraction of molecules having velocities, different velocities decreases, but the fraction of molecules having different type of velocity decreases।
different type of velocity decreases. Different type of velocity decreases. तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी तो डिक्रीज हुआ, लेकिन सभी टाइप का वेलोसिटी इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सो दिस इज अबाउट दैट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इसमें जो अपन ने सीखा इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्टली पूछ लेंगे. द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैन वेरी फ्रॉम 0 to infinity, 1 to infinity, like that. ठीक है ना. और अगर ये अपन ने एक गैसियस सैंपल के लिए पढ़ा, on changing the temperature, area of the sample will not change, area of the graph will not change, because sample, gaseous sample तो उतना ही रहेगा ना, molecules ना, number of molecules. अभी what we can write is कि अगर मेरे पास सपोज मैं इसको हटाऊं, ये अपन को पता चल गया, इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे खुद से, अपन बता देंगे. अभी ना what we can write is, जैसे मान लो अपन को क्या मिला, the fraction of molecules और velocity. मुझे अलग अलग गैसेस के लिए बनाते हैं अपन. एक गैस के लिए कैसे गिवन है, एक गैस के लिए ऐसे गिवन है एट टेम्परेचर T. अलग अलग गैसेस हैं तो इसका वेलोसिटी तो ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो कम है. तो अपन बोल सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहा होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कम रहा होगा. मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा वेलोसिटी आ सकती है उतना ही टेम्परेचर से, फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस, फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस. You can say that इसका velocity, so velocity of N2, velocity, most probable velocity of Cl2. So velocity of N2 will be greater than velocity of Cl2 due to difference in their molecular mass in molecular weight. और molecular weight different होने की वजह से there will be different. ये आ जाएगा अपने पास. फिर we can write that from K to G. अपन ने लिखा था PV is equal to 1/3 mn को अपन molecular weight लिख सकते हैं, और अपन ने velocity लिखा था. जो वहां पर velocity लिखा था, that velocity is nothing but the RMS velocity. RMS velocity क्या होता है अपन ने पढ़ा था. When the total kinetic energy is equally distributed among all the particles, then the velocity possessed by each particle is called RMS velocity. जब अपन total kinetic energy को equally divide करेंगे, तो then that process only possible when we are going to discuss hypothetical velocity. So now we can say that इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3PV upon M is equal to VRMS square. So I can write that root mean square velocity will be equal to 3PV upon M. VRMS लिख सकते हैं ना, ये मैं VRMS को ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 3RT by M. PV is equal to nRT. We know that PV is equal to nRT. लिख सकते हैं. मॉलिक्यूलर वेट ले रहे हैं तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस ना, यू आर टेकिंग अ मॉलिक्यूलर मास, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैं मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी भी लिख सकता हूं 3P अपॉन T. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ऐसे बता सकते हैं. Similarly, if I write that what is the most probable velocity,
ये डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, ये सारी डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, उनको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखते हैं 3 RT by m like that. Most probable velocity will be equal to 2 RT by pi m, 8 RT by pi m. एक मिनट में 2 RT by m कर लेता हूं, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज v एवरेज, तो मोस्ट प्रोबेबल विल बी इक्वल टू 2 RT by m, आपकी मर्जी आप ऐसे लिखो, और ये होगा 8 RT by pi m. सो इसको आप RT की जगह ऐसे भी लिख सकते हो 2 PV by m, या फिर आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 2p by d, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो अंडर रूट ऑफ 8 RT की जगह PV लिख सकते हो by pi m, या फिर आप अंडर रूट ऑफ 8p अपॉन pi d लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो. ये इक्वेशन हमें याद रखने हैं, ठीक है ना, तो ये इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, और इन इक्वेशंस से अपन ऐसे भी कर सकते हैं फ्रॉम KT 3/2 RT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 RT by इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V RMS will be equal to under root of twice of kinetic energy divided by m. Oh, 3 RT is kinetic energy, ना, twice of kinetic energy. इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डायरेक्टली, क्वेश्चंस ऑप्शन में. और इनमें कैलकुलेशंस करेंगे अपन, तो एक तो अपन ये लिख सकते हैं, दूसरा अपन ये लिख सकते हैं रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, बिकॉज सभी में ना अगर आप चेक करोगे इसमें भी RT by m है, इसमें भी RT by m है, इसमें भी RT by m है, तो रेशियो लिख सकते हैं उनका, बाकी तो कांस्टेंट है ना, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 8 by pi है. VRMS सबसे ज्यादा होता है, वो अभी अपन ने ग्राफ में भी देखा था, RMS आपने राइट हैंड साइड में लिखा था, फिर आपने V एवरेज लिखा था, और सबसे कम वेलोसिटी आपने बताया था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सबसे कम होता है. अगर हम RMS वेलोसिटी को 1 ले लेते हैं तो दिस विल बी 0.921 and this will be 0.816 like that we can write. So अगर मैं एक वेलोसिटी को कैलकुलेट करूंगा तो दूसरा मैं रेशियो से बता सकता हूं. इसमें अगर कुछ गलती करोगे ना आप, तो वो यूनिट्स का गलती होगा. जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यूनिट्स में गलती करोगे आप. अगर आप यूनिट में गलती नहीं करते हो तो हमसे कोई गलती नहीं होने वाली. मैं एक बार यूनिट की बात कर लेता हूं. अगर हम VRMS लिखते हैं तो 3 ले लेते हैं, R का वैल्यू में 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन ले लूंगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास में लूंगा, ग्राम पर मोल तो नहीं लेना है बिकॉज MKS यूनिट ले रहे हो आप, kg पर मोल. आप kg पर मोल में लो. अगर आप kg पर मोल में लोगे तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर आप चेक करोगे तो ये तो पर केल्विन, और टेम्परेचर आपका केल्विन में था, ये तो कैंसिल हो गया, पर मोल भी कैंसिल हो गया. व्हाट आई गॉट इज जूल्स पर केजी मिला. तो ये दोनों तो कांस्टेंट है इसलिए मैंने नहीं लिखा. और जूल्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वी नो दैट भाई जूल्स को, एनर्जी को अगर हम मास में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी. केजी आप कैंसिल कर लो, यू गॉट दैट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, उसका रूट ले लो, मीटर पर सेकंड आ गया अपने पास. अगर आप यूनिट में गड़बड़ नहीं करते हो तो वेलोसिटी में आपका गड़बड़ नहीं होगा.
जैसे एक एग्जांपल लेके देते हैं, कैलकुलेट RMS velocity of O2 molecule at 300 Kelvin. ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो VRMS ना, फिर क्या करेंगे, हमको टेम्परेचर गिवन है कितना 300 केल्विन, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेम्परेचर तो दिख ही रहा है हमको, आंसर ही लिखते हैं सीधा। VRMS will be equal to under root of 3RT by M। अब आप सब्स्टिट्यूशन देख लो, तो मैं M के यूनिट पे कैलकुलेट करूंगा सारे कैलकुलेशंस। 3 हो गया 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, ये 300 ले लेता हूं। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, लेकिन ये ग्राम्स में होता है, इसलिए मुझे इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट मैं केजी पर मोल में कन्वर्ट कर लूं। ये गलती करोगे आप। मैंने बताया ना केजी पर मोल लेना है आपको, और ये 32 ग्राम्स होता है। Three into 8.314 is nearly 25, 24.65 होता है, 25 ले लेते हैं। So 25 into 300 into 10⁻³ 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्या होगा अपने पास 32। अगर इसको कैंसिल करें ना अपन ऐसे, तो वी कैन से दैट ये इससे कैंसिल कर देते हैं ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, ये है ना 32 है, तो 3 और ऐसे हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा, और मैं 30 और 31 को ऐसे कैंसिल कर लेते हैं। तो इसको अगर अपन कैंसिल करेंगे ना 3 को, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट सम ऐसे आ जाएगा। अगर कैंसिल करेंगे तो 10 के आसपास ले लेते हैं, तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो 5 into 10⁻⁴ हो गया, इसका रूट ले लेते हैं 25 है, तो दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 5 into 10⁻², मतलब दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, ये 9 पॉइंट समथिंग होगा, 9.8 जैसे होगा। सो द वैल्यू विल बी अराउंड 485 और 490 के बीच में मेरा आंसर होगा, इसलिए मैंने नियरली लिखा, क्योंकि ये भी 24.65 बोला था मैंने। अगर ये 30 होता तो 10 टाइम्स जाता, ये 32 होता थोड़ा बढ़ गया, तो फिर ये वैल्यू थोड़ा छोटा कम कर लेंगे, तो 485 के आसपास अपना आंसर आएगा। अब इस पार्ट को नहीं भूलना, नहीं तो गड़बड़ होगा। बाकी इसमें सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने अपन को, और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो मैंने आपको बताया, और जो कंसेप्ट बताया, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट, क्योंकि इस पार्ट में यूनिट ही अपन से सबसे ज्यादा गलती कर पाएगा। दैट इज केटीजी। आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 एंड 2 सेक्शन ए बी तो मैंने पहले दिया हुआ था आपसे। नाउ सी डी और ई भी आपको सॉल्व करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 से। सी डी एंड ई अप टू सेक्शन ई आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस खत्म हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट टाइम इसमें एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इडियोमेट्री, वो एक क्लास का पार्ट वो भी है। तो नेक्स्ट क्लास में अपना गैसियस स्टेट आइडियल गैस वाला खत्म हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली अपन रियल गैसेस को शुरू करें। ठीक है, तो इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली अपना रियल ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। एक मिनट रुकना, भागना नहीं, मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। एक मिनट, कल आफ्टरनून में लेक्चर है। हाँ हाँ, मैं आपको बताऊंगा कल आफ्टरनून वाले लेक्चर के लिए, ठीक है ना।
क्योंकि मुझे आज AC1 का लेक्चर है ना शाम को, उनसे पूछ लूंगा मैं और फिर अपन उसको डिसाइड कर दूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो चलो अब भाग सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कल के लेक्चर के बारे में, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू सर।